वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं और ख़ास तौर पर हड्डियों के हवाले से, क्योंकि हमारा जो पूरा जिस्म है वो हड्डियों पर मुश्तमिल एक ढांचा है और अगर ये ढांचा ही आपका ख़राब होना शुरू हो जाए, आपकी हड्डियाँ नाकारा होना शुरू हो जाए या फिर उनमें कोई मसला पैदा हो जाए या इवन दो कि आपकी हड्डी भी टूट जाए, तो आपकी जो कह लें कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। ओवरऑल हम जोड़ों के दर्दों के हवाले से, हड्डियों के दर्दों के हवाले से, रिप्लेसमेंट के हवाले से भी बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। ये तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर खालिदुर रहमान स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ऑर्थोपेडिक शादरा टीचिंग हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, आजकल जिस तरह मैंने बात की है कि पहले के हम देखते थे कि अगर कोई इस तरह की हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द की शिकायत कर रहा है तो हम कहते थे कि अच्छा, नाउ यू आर गोइंग टू ओल्ड इन योर एज ना, तो अब आप उसमें जा रहे हैं। अब नौजवान नस्ल, मतलब इन कह लें कि इन देयर 20s, इन देयर 30s भी वो ये चीज़ें शिकायत करते हुए हमें नज़र आते हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह डाइट है, हमारा लाइफस्टाइल है, क्या क्या रीज़न्स इसके अंदर हो सकते हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया, क्योंकि ये पब्लिक अवेयरनेस का एक इशू है और बड़ा हाईलाइटेड इशू है। जैसे कि आपने बात की कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अर्ली एज में जो बोन पेन्स हैं और इस तरह की चीज़ें जो शुरू हो गई हुई हैं कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि यंग एज में, ख़ास तौर पे चाइल्ड बेयरिंग एज की जो फ़ीमेल हैं उनमें, या अगर उससे थोड़ा सा पीछे हम चले जाएं तो स्टंटेड ग्रोथ के साथ या हाइट के इश्यूज़ लेकर भी हमारे पास पेशेंट्स, बच्चियाँ आती हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी है और जिसको हमने स्टडी किया है, रिसर्च करने के बाद हम इस चीज़ में नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारे यहाँ विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। ओके। कंसीडर तो हम ये करते हैं कि जी चूँकि हम एक सनी एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो हमारे यहाँ विटामिन डी बड़ा बिल्कुल सफिशिएंट हो गया हुआ, देखते हैं और फील करते हैं। ये हमें फीलिंग एक शुरू से बताई गई और हमने ये अपने अंदर डेवलप कर ली कि जी हम चूँकि ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं तो हमारे यहाँ विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। फिर दूसरा आ गया कि डाइट के इश्यूज हमारे बहुत ज़्यादा शुरू हो गए कि हमने फास्ट फूड की तरफ जब स्विच किया तो उसकी वजह से भी फैट और ऑयल के इंटेक की वजह से भी विटामिन डी की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी शुरू हो गई। अब जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, ख़ास तौर पे अगर वो 40 से पहले हमारे पास, ख़ास तौर पे जो प्रेगनेंसी की पेशेंट्स होती हैं, प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनमें विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है वो बोन्स से, अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया कि बच्चे को कैल्शियम मिलनी है, ठीक है। अब वो अगर मदर का इंटेक बेहतर है तो वो कैल्शियम डाइट से आ जाएगी। अगर वो नहीं ले रही तो वो उसकी बोन से निकलनी है और वो बच्चे को पहुंच जानी है। मदर फिर सेक्रीफाइस करेगी, तो वो उस सेक्रीफाइस के नतीजे में प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत अर्ली हमारे पास या कॉन्ड्रोमलेशिया, जो कार्टिलेज का डैमेज है, क्योंकि पीछे से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो गया हुआ है, अब आगे सिर्फ कार्टिलेज है, तो उसके प्रेस होने की वजह से वो बार बार रगड़ खाने की वजह से कॉन्ड्रोमलेशिया और पेन के साथ आ जाती हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। यानी नाउ आई एम सीइंग द पेशेंट्स कि जिनमें 40 की एज में भी हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस इस तरह का आ रहा है, जो कि अब जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो यही वो होता है कि ये इन्फ्लेमेटरी भी नहीं था, कोई रूमेटॉइड का पेशेंट भी नहीं था, ये बेसिकली विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के साथ ऑस्टियोमलेशिया हुआ, दैट लेड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि हमारे जोड़ों की खराबी है, जो कि पहले हम 60s में देखते थे, अब अर्ली 50s में भी हम देखने शुरू हो गए हुए हैं और वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। अब बात जैसे आपने की, एक चीज़ तो डाइटरी हमारी हैबिट्स इस तरह की हो गई, दूसरा लाइफस्टाइल बहुत सीडेंट्री होता जा रहा है कि पहले दौर में अगर देखें आप तो वॉक करना और साइकिलिंग करना तो एक ऑनर समझी जाती थी। कि मुझे याद है कि हमने जब हम स्टूडेंट लाइफ में भी देखते थे तो नहर के किनारे काफ़ी लोग होते थे कि जो कि साइकिलिंग कर रहे होते थे इन रूटीन और वॉक रूटीन में कर रहे होते थे।
अब ये है कि साइकिल तो हमारे लिए एक समझ लें कि एक ऐसी स्टेटस का वो हम कॉन्शियस हो गए हुए हैं कि साइकिल के लिए हमारे लिए परेशानी है। हाँ जी। कि जब तक गाड़ी ना हो हम स्टेटस को अपने वो ही नहीं समझते। ये हमारे इनर्स की फीलिंग्स हैं। ठीक है। लाइफस्टाइल हमारा इस तरह से सेडेंटरी होता गया, हमने अपनी एक्सरसाइजेज छोड़ दी, हमने फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दी, हमने साइकिलिंग छोड़ दी, हमने अपनी डाइट को इस तरह कर लिया। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमें फेस करनी पड़ती हैं 40s में। 40s तक तो पता नहीं चलता, इंसान बड़ा जवान फील करता है और बड़ा इसमें वो होता है। आफ्टर 40 फिर एक जी। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना सिर्फ बोन्स में बल्कि मसल्स की भी फटीग करने में वो है। अच्छा, कि मसल्स भी उसमें फटीग्ड हो जाते हैं अर्ली, जिसे कहते हैं कि भाई थकन हो जाना, बहुत ज़्यादा वो फील करना, बच्चों का फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत जल्दी थक जाना, ये भी कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वन ऑफ द रीजंस कही जाती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के अल्टीमेटली जो हम मुआशरे में या जैसे हम ओपीडी में देखते हैं, ख़ास तौर पे जिस एरिया में मैं प्रैक्टिस करता हूँ हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में, वहाँ पे पेशेंट्स का जब हमने स्टडी किया तो विटामिन डी डेफिशिएंसी तकरीबन हमें 95% मिली है। मतलब हमारे रीजन में ज़्यादातर विटामिन डी डेफिशिएंट है हम लोग, यानी यहाँ पे भी है। मैं उसी तरफ आना चाह रहा था कि आई हैव वर्कड इन सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पे भी जब हमने स्टडी किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो कपड़े हैं इसी तरह अबाया है, कवर्ड हैं हम हर वक्त, तो हमारा सन का एक्सपोजर वो है ही नहीं जिसने विटामिन डी को एक्टिवेट करना है। अच्छा, तो दूसरा आपने कहा कि विटामिन डी के साथ कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, तो कैल्शियम के भी हम लोगों को क्या क्या सोर्सेज मिल सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और दोनों को क्या इकट्ठा खाना चाहिए, दोनों की एब्जॉर्प्शन ठीक होती है? जी, जो आपका सवाल का वो है कि कौन कौन सी चीज़ में हम कैल्शियम वो कर सकते हैं, तो कैल्शियम तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं हमारी उनमें सबसे ज़्यादा है। इसी तरह खजूर है, कुछ नट्स हैं जिनके अंदर कैल्शियम की हाई रिच, समझ लें कि जिसे हम कहते हैं ना कि रिच अमाउंट सोर्स मौजूद है, वो हमें डाइट में अपने वो, इसीलिए मैंने बैलेंस डाइट की बात की थी कि कुछ वेजिटेबल्स हैं, इसी तरह मीट है, उसके अंदर भी कैल्शियम की सब वो है मौजूद है। फिर प्रोटीन ज़रूरी है कैल्शियम को कैरी करने के लिए। तो कैल्शियम का मैकेनिज्म बहुत सिंपल नहीं है कि हमने खाया और वो लग गया बोन में जाके, उसको विटामिन डी के थ्रू एब्जॉर्ब होना है, एल्ब्यूमिन के थ्रू उसने ट्रांसपोर्ट होना है। वो डायरेक्ट, यानी जिसे कहते हैं ना कि उसकी सवारी वही है। अच्छा। कि एल्ब्यूमिन होगी। अब एल्ब्यूमिन जो है वो प्रोटीन है। ओके। वो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन भी हमें ज़रूरी है, कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है, विटामिन डी का इंटेक भी ज़रूरी है। जब ये चीज़ें बैलेंस में आएंगी तो कैल्शियम की जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे हमारे जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो मसल्स में भी उसके चैनल्स हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं, इसी तरह बोन्स के अंदर भी उसकी जो आर्किटेक्ट है उसकी सारा बिल्टअप जो है वो कैल्शियम ने करना है। बिल्कुल। तो डाइट में हमें इस तरह की चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़, दही है, अंडा है और साथ दूध है, ये रेगुलर हमें इसका इंटेक करना है, इस्तेमाल करना चाहिए। सही है। चाइल्ड बेयरिंग एज में कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ जाती है। यानी अगर 1 ग्राम डेली की रिक्वायरमेंट है एक नॉर्मल बंदे की, तो प्रेगनेंसी में वो 2 ग्राम तक चली जाती है, यानी 2000 मिलीग्राम की। ओके। जो कि वो सिर्फ एक CSE 1000 भी सफिशिएंट नहीं है, जो हम रूटीन में लेना पसंद करते हैं कि जी डालेंगे वो एक। लेकिन क्या वो इफेक्टिव है? बहुत से लोग कहते हैं कि ये किडनी के स्टोन्स और उस साइड पर भी चला जाता है अगर वो आप CA 1000 ले रहे होते हैं। नहीं, उसमें देखें रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब चीज़ों को बैलेंस लेके चलते हैं तो डायरेक्ट ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है कि कैल्शियम आपने ज़्यादा ली तो वो जाके उसने स्टोन्स ही बनाने हैं, उसने और कोई काम नहीं करना। अगर एक डेफिशिएंट बंदा है या उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अगर आप डाइट से 500 ग्राम ले रहे हैं तो 500 तो आपको सप्लीमेंट करना है। सही। तो उस सप्लीमेंटेशन को तो आपने अपनी मेडिसिन के थ्रू ही कवर करना है। अब जैसे चाइल्ड बेयरिंग एज की प्रेगनेंसी है, लैक्टेटिंग मदर है, तो उसमें वो 2000 तक चली गई है, तो वो 2000 अगर डाइट से हम नहीं पूरा कर रहे तो हमें सप्लीमेंट करना है। तो ये चीज़ें नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट के साथ और एक प्रॉपर क्लिनिशियन के साथ डिस्कस करके चीज़ें वो की जाए। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, अगर अब जिनको जोड़ों का मसला है, जिनको हड्डियों का मसला है, जिनको पट्ठों का मसला है, उसका क्या फिर ट्रीटमेंट होता है, उसका तरीका इलाज क्या है, उन्हें क्या सजेस्ट किया जाता है, किस तरह उनकी कंडीशन, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो चलने फिरने से भी कासर हो जाते हैं अगर जोड़ों के मसले में या
या हड्डियों के मसले में मुब्तला होते हैं, तो उनका क्या फिर तरीका इलाज होता है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पहले हमने जो पहले हिस्से में हमने यंग लोगों को केटर कर लिया है। अब मेरा ये ख्याल है कि हम थोड़ा सा इसमें आ गए हैं कि ये 50+ के जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनमें जोड़ों के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने जैसे आपसे पहले कहा, पहले जो पेशेंट्स हमारे पास 60s में आते थे, अब वो 50s अर्ली 50s में भी आना शुरू हो गए हुए हैं। अब उसकी 2-3 काजेज़ बहुत कॉमन हैं, जिसमें जैसे हमने पहले कहा डाइट के लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया हुआ है, कुछ यूरिक एसिड का कंटेंट इस तरह का हो गया हुआ है कि वो भी हम बहुत ज़्यादा अपने उसमें डाइट में जब फास्ट फूड और जंक्स की तरफ चले जाते हैं तो वो भी काफ़ी एक इफेक्टिव होता है। अब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द है उसको हम कैटेगराइज करते हैं 3 ग्रेड्स में। अच्छा। उसमें जो ग्रेड 1 है जिसमें पेन तो पेशेंट को हो रही होती है, लेकिन क्लिनिकली और जब हम उसके रेडियोलॉजिकल देखते हैं या एक्सरेज करवाते हैं तो उसमें कोई फाइंडिंग्स नहीं होती। अच्छा। वो नॉर्मल आते हैं, लेकिन क्लिनिकली पेन हो रही होती है तो क्लिनिकल असेसमेंट के साथ हम ये करते हैं कि जी स्वेलिंग भी है, पेन भी उसको है, तो दिस विल बी ग्रेडेड एज ग्रेड 1। ओके। अब ग्रेड 1 की ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अर्ली लेवल पे तो सिर्फ फिज़िकल एक्सरसाइजेज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हो जाती है कि अगर उस जॉइंट पे स्ट्रेस कम पड़ेगा कुछ देर के लिए तो वो जो डैमेज कार्टिलेज का हो रहा है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाती है कि एक्सरसाइजेज हैं कि जो जॉइंट के अराउंड मसल्स हैं उनकी जब वीकनेस होना शुरू होती है तो जॉइंट की फ्रिक्शन भी बढ़ जाती है। तो उसको भी जब हम एक्टिवेट करते हैं, थोड़ा सा फिजिकल थेरापी की तरफ लेकर जाते हैं तो वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। सही। तीसरी जो चीज़ है वो आजकल, जो पहले दौर में तो स्टीरॉयड्स के इंजेक्शन लगा दिया करते थे, वो स्टीरॉयड्स के इंजेक्शन तो अब दुनिया में बैन है। अब एक नई ट्रीटमेंट जो कि अमेरिका में अभी समझ लें कि बहुत इफेक्टिवली और FDA से भी अप्रूव होगी, वो है स्टेम सेल ट्रीटमेंट। PRP इज़ वन फॉर्म ऑफ स्टेम सेल्स। ओके। PRP है, फिर उसके बाद फैट कंटेंट से हम ले सकते हैं, उसमें एनरिच्ड स्टेम सेल्स होते हैं, फिर उसके बाद बोन मैरो से हम ले सकते हैं जो कि एनरिच्ड इन स्टेम सेल्स होते हैं। अब स्टेम सेल्स जो होते हैं वो जिस जगह पे आप डालेंगे वो उसी चीज की फॉर्मेशन में आ जाएंगे और उसकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द नेचुरल वे। और जिस पे पाकिस्तान में भी हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने डिपार्टमेंट में भी काफ़ी PRP पे और ख़ास तौर पे बोन मैरो के जो इंजेक्शंस हैं उनसे इफेक्टिवली लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, ग्रेड 1 से ग्रेड 2 तक के जो पेशेंट्स हैं। अब ग्रेड 2 जो आ जाता है उसमें जॉइंट्स का डैमेज शुरू हो गया हुआ है, लेकिन एक्सरेज पे उतनी ऑब्वियस फाइंडिंग नहीं है, वेट बेरिंग एक्सरेज पे। जब आता है ग्रेड 3 में हमें जॉइंट्स को का डैमेज इतना, उसका समझ लें कि स्ट्रक्चर ही इतना डैमेज हो गया हुआ है कि अभी हम उसको कुछ ना कुछ रिप्लेस करने की, जो पुर्जा घिस गया है अब वो दवाइयों से फिल नहीं होगा, तो हमें उसको रिप्लेस की तरफ लेकर जाना है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लो सिटिंग के नीचे नहीं बैठना, वॉशरूम में भी इंग्लिश का मोड इस्तेमाल कर लेंगे, नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ लेंगे और सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। यही सारी चीज़ें हैं कि अपनी डाइट ठीक रखें और साथ ही साथ अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, तो ये इन चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर खालिद रहमान साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट you can get informative videos in time.